हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी। हम बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें से एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बायो-सैवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बायो-सैवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई फिनाइट लेंथ का वायर हो, यानी ऐसा वायर हो जिसकी साइज हमें पहले से पता हो, ऐसा कोई वायर जिसका साइज हमें पहले से पता हो, ये हमारे पास कोई वायर है, इसके साइज को अगर हम बताएं तो मान लीजिए इसकी साइज फिक्स है, पहले से हमें पता है AB। अगर हम ऐसा कोई वायर लें तो इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें फाइंड करना है। इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पर वायर से कुछ डिस्टेंस पर, हम मान लेते वायर से कैपिटल R डिस्टेंस पर, डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी स्ट्रेट। कैपिटल R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P को अगर हम लें, ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर की वजह से। वो वायर कैसा है? करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, करंट I इसमें फ्लो हो रही है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, जैसा कि ऑस्टन ने बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रही तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, ये हमको फाइंड करना है। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का हमने सिर्फ एक लॉ पढ़ा है जो कि बायो-सैवर्ट लॉ था। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का हमने एक सिंगल लॉ पढ़ा है जो कि बायो-सैवर्ट लॉ था, और वो ये था dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक सिंगल लॉ पढ़ा है जो कि बायो-सैवर्ट लॉ था, और इसकी वैल्यू थी dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। ये जो फॉर्मूला था ये एक स्मॉल लेंथ के लिए था। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वो बहुत ही छोटी सी लेंथ के लिए था। बायो-सैवर्ट ने किसके लिए लॉ दिया था? बायो-सैवर्ट ने कहा था कि अगर एक वायर की एक छोटी सी लेंथ हम लें, वायर की बहुत ही छोटी सी लेंथ, वो छोटी सी लेंथ कितनी थी? dl, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायो-सैवर्ट ने तो स्मॉल लेंथ के लिए बताया था। हमारे पास जो वायर है AB, इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ मतलब बिल्कुल छोटी सी लेंथ। हमारे पास जो वायर AB है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो हम यूज़ तो बायो-सैवर्ट लॉ ही करेंगे। हम करेंगे क्या? इस लेंथ को, यानी जो वायर AB है ना, इसको कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो आपका वायर है AB, ये कई सारे छोटा सा पार्ट ये dl, दूसरा छोटा सा पार्ट ये dl, तीसरा छोटा सा पार्ट ये dl, इस तरह से कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है, और हर एक पार्ट की लेंथ dl है, हर एक पार्ट की लेंथ dl है, ठीक है। और किसी एक पार्ट की वजह से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेंगे। किसी एक पार्ट की वजह से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकाल लेंगे। जितना एक की वजह से आएगा उतना ही दूसरे की वजह से, उतना ही तीसरे की वजह से, फिर सबका निकाल के सबको ऐड कर देंगे। हमें निकालना है किसी एक की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो सिर्फ dl के लिए पता है, छोटी सी लेंथ के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिंगल फॉर्मूला जानते हैं जो कि स्मॉल लेंथ के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वायर AB को कई सारी छोटी छोटी लेंथों में हम डिवाइड मान लेंगे, और किसी एक लेंथ के लिए हम यहाँ पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। जितना एक के लिए आएगा वैसे ही सबका अलग अलग आएगा, और सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए इस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें एक छोटी सी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि हम बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें पास दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। हम किसी भी वायर की लेंथ यानी किसी भी लेंथ को डिफाइन करने के लिए एंगल का यूज कर सकते हैं। किसी भी लेंथ को डिफाइन करने के लिए एंगल का यूज कर सकते हैं। अब एंगल का यूज करने का सेंस क्या होगा? एंगल का यूज करने का सेंस ये होगा कि जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक वायर ये है, ठीक है, और हम यहाँ से खड़े, या कोई बिल्डिंग है, हम यहाँ से उसको खड़े होकर देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है। अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये हुई, इस वायर के यानी इस हाइट के दोनों एंड इस पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे, कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे। हम मान लेते ऊपर एक एंगल बनाए, एक एंगल नीचे बनाए। ऊपर का एंगल कोई भी मान लेते 30 है, नीचे का भी कुछ तो मान लेते 20 है, ठीक है। अगर हमने कहा कि ऊपर वाला एंगल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाला एंगल हमने कहा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले एंगल को हम कर रहे हैं 60, तो नीचे वाले एंगल को भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हम कर रहे हैं 45।
तो एंगल को बढ़ाने का सेंस यही हुआ ना, हमने ये गैपिंग बढ़ाई। अब एंगल तो तभी बढ़ेगा ना जब ये लेंथ बढ़ेगी। क्या बिना ये लेंथ बढ़े एंगल बढ़ जाएगी? यानी आप सोचिए कि अगर हमने कहा कि ऊपर वाले एंगल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ये हटा के हमने कहा एंगल हम थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, उसी तरह से ये लाइन हटा के हम एंगल थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अब क्या ये दोनों लाइनें इन्हीं पॉइंटों पे आके मिलेंगी? नहीं, ये ऊपर जाके मिलेगी, ये भी थोड़ा सा नीचे आके मिलेगी। इसका मतलब अगर हमें एंगल बढ़ाना है तो जो लेंथ, जो हाइट हम ले रखे थे ना, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी वायर, जो भी हाइट आप ले रहे हो, उसकी रेंज जो है वो कौन डिफाइन कर देगा? एंगल। एंगल उसकी रेंज को डिफाइन कर देंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैला हुआ है या इसकी हाइट कितनी है। तो उसी तरह से वायर ए बी की रेंज को डिफाइन करने के लिए भी हम एंगल की हेल्प लेते हैं। वायर ए बी के दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल ए और बी। तो टर्मिनल ए जो है और टर्मिनल बी, टर्मिनल ए पॉइंट पी पे भी एक, टर्मिनल ए पॉइंट पी पे एक एंगल बना रहा होगा, टर्मिनल बी भी पॉइंट पी पे एक एंगल बना रहा होगा। ये दोनों टर्मिनल ए और बी, दोनों एंड ए भी पॉइंट पी पर एक एंगल बना रहा होगा और बी भी पॉइंट पी पर एक एंगल बना रहा होगा। इनको हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। एंगल को मान लेते हैं, ये वाला एंगल है φ1, ये वाला एंगल है φ2। ये एंगल क्या कर रहे हैं? बस एंगल कुछ नहीं कर रहे हैं, रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। अब सोचिए अगर फाई बढ़ेगा तो इसका मतलब ऊपर का साइज ए और ऊपर खिसकेगा, φ2 बढ़ेगा तो बी और नीचे खिसकेगा, अगर एक घटेगा तो बी ऊपर खिसकेगा। मतलब ये सिर्फ रेंज को डिफाइन कर रहे हैं कि एंड ए की रेंज क्या है, एंड बी की रेंज क्या है, ए कहाँ तक फैला हुआ है, बी कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये एंगल जो होते हैं वो रेंज को डिफाइन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एंगल दे दिया। अब ये जो वायर हमको दे दिया है, इस वायर की लेंथ कुछ ना कुछ होगी। हमने मान लिया वायर के पॉइंट से, यानी जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे पॉइंट पी है, वो डिस्टेंस हम अपनी तरफ से मान लेते हैं आर है, और इस वायर में करंट जो फ्लो हो रही है वो आई है। वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? आई। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में जो भी हमने अभी तक ले लिया, जो सिस्टम ले रखा है, इसमें हमको तीन चीज़ें पता हैं। क्या क्या पता है? आई, फाई, आर। ये तीन चीज़ें हमें पता हैं, आई, फाई और आर। आई क्या है? सिंपल सा करंट है आई। फाई क्या है? फाई एंगल है। कौन सा एंगल? अब एक चीज समझिए, फाई वो एंगल है, वायर के कोई भी दो पॉइंट को पी से मिलाने वाले एंगल को हम फाई बोलेंगे, यानी फाई की फैमिली का बोलेंगे। यहाँ पे तो फाई कहीं है ही नहीं, φ1 और φ2 है, हमने लेकिन फाई लिया है। तो फाई एक फैमिली है। कौन सी फैमिली? वो एंगल की फैमिली, यानी वायर के, जो वायर आपने ए बी ले रखा है, इस वायर ए बी के कोई भी दो पॉइंट को पॉइंट पी से मिलाने वाले, जैसे हमने वायर ए बी अलग बनाया, हम ये वायर ए बी अलग बना रहे हैं और यहां पे ये पॉइंट पी लिए। वायर ए बी के कोई भी दो पॉइंट हम मान लेते हैं, ये दो पॉइंट लिए, अगर इनको भी हम पॉइंट पी से मिलाएं, इन दो पॉइंटों को पॉइंट पी से मिलाएं, तो जो एंगल बीच का बनेगा, ये जो एंगल बीच का बनेगा, ये भी फाई की ही फैमिली का होगा। अब फाई की फैमिली का कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। छोटा सा एंगल है इसलिए मैं डी फाई दे दिया। हमने कहा कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, हमने कहा इस जगह में कोई पॉइंट लेते हैं, इसको पॉइंट पी से मिलाएं, तो वायर का किसी भी पॉइंट को पॉइंट पी से मिला दें, तो हमने कहा जो भी एंगल बनेगा वो फाई की ही फैमिली का हो। तो आप कुछ भी ले सकते हो, φ1, φ2, φ3 ले लीजिए, मतलब कुछ भी, तो लेकिन फाई के फॉर्म में ही लेंगे। तो वायर ए बी के कोई भी दो पॉइंट अगर पी से मिल रहे हों तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो फाई की ही फैमिली का होगा, और वो φ1, φ2 इनमें से कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर? अब इस वायर की वजह से हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो बायो-सेवर्ट लॉ की ही हेल्प लेनी है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला पता है। तो इस वायर में एक छोटी सी लेंथ हम कहीं लेते हैं, इस वायर में एक छोटी सी लेंथ लेते हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट ने जो फॉर्मूला दिया था वो स्मॉल लेंथ के लिए दिया था। बायो-सेवर्ट ने जो फॉर्मूला दिया था वो स्मॉल लेंथ के लिए दिया था। हमने क्या किया, इस वायर में एक छोटी सी लेंथ, देखिए लेंथ जो होती है वो पॉइंट लेंथ होती है, लेकिन आपको बेटर समझ में आए इसलिए थोड़ी सी बड़ी लेंथ ली। लेंथ बाकी बहुत छोटी होती है, पॉइंट लेंथ। ए बी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इनको नाम दे दिया सी और ये डी। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सी और डी, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी है, बहुत छोटी लेंथ, डी एल, बहुत छोटी लेंथ डी एल, ठीक है। हम इन लाइनों को रफ कर रहे हैं, ये लाइन आप समझ चुके हैं। ये कर क्या रही है, φ1 और φ2 रेंज को डिफाइन कर रहे हैं कि ए कहाँ तक है, बी कहाँ तक है।
ए और बी की रेंज को डिफाइन कर रहे हैं 5 और 5, तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब केवल पूरा डेरिवेशन इस छोटी सी लेंथ के लिए पहले करेंगे, बाद में इन पॉइंट्स को हम लेंगे। हमारा जो भी डेरिवेशन होगा सबसे पहले इस छोटी सी लेंथ के लिए करेंगे, क्योंकि हम बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ही करेंगे, और बायो-सेवर्ट ने एक छोटी सी लेंथ के लिए फॉर्मूला दिया था। तो हमने मान लिया कि एक छोटी सी लेंथ dl है, करंट इसमें I फ्लो हो रही है। इस छोटी सी लेंथ dl से जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला था उसको याद करिए, क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस r थी वो dl से थी। ये जो डिस्टेंस r का हम यहाँ पे यूज करते थे वो कहाँ से यूज करते थे, dl के लिए। तो जो dl अब छोटी सी लेंथ है ना, उससे डिस्टेंस निकालते हैं, तो उससे डिस्टेंस r, ये हो जाएगी डिस्टेंस r। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, हम बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से अगर करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl, यानी छोटी सी लेंथ dl की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से, वही पूरा फॉर्मूला लिख देना, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ने लिख दिया। अब देखिए एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, जब भी हम किसी डेरिवेशन को करेंगे ना, तो डेरिवेशन करते समय कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से अच्छा, ये थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, ये एंगल यानी dl और r के बीच, dl और r के बीच के एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल थीटा है। अब देखिए जब भी हम किसी डेरिवेशन को करते हैं, डेरिवेशन करते समय कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से मानते हैं, और डेरिवेशन बस यही टारगेट है कि जिन चीज़ों को आपने अपनी तरफ से माना है उन सबको हटा दीजिए, आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। जिनको भी आपने अपनी तरफ से माना है उन सबको हटा दीजिए। हमने अपनी तरफ से क्या माना, तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया, हमें दे क्या क्या रखा है, हमें केवल 3 चीज़ें दे रखी हैं, I फाई और r, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसके अलावा तो सब कुछ हम अपनी तरफ से मान लें। अब जो आपने फॉर्मूला निकाला है इस छोटी सी लेंथ dl की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का जो आपने फॉर्मूला निकाला उसको चेक करिए। म्यू नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। I आपको गिवन है, चलिए I आपको दे रखा है, I आपको दे रखा है। क्या आपको dl दे रखा है, dl नहीं है, वो तो हमने अपनी तरफ से माना था स्मॉल लेंथ, ताकि हमें फॉर्मूला मिल सके। क्या आपको साइन थीटा दे रखा है, बिल्कुल नहीं, हमें तो फाई दे रखा है, ये थीटा भी हमें नहीं दे रखा है, हमने माना है। क्या आपको स्मॉल r दे रखा है, बिल्कुल नहीं, हमें तो कैपिटल R दे रखा है। स्मॉल r तो हमने अपनी तरफ से माना, स्मॉल r क्या था, dl लेंथ से स्मॉल r था, ये हमने अपनी तरफ से माना। तो अब हमारा टारगेट है इन सब को हटाना। इन सबको हटाएंगे कैसे, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू मिले उन जगहों पर जो हो सके पॉसिबल वो कंस्ट्रक्शन करिए, उससे निकालिए, फिर जैसे भी पॉसिबल हो सके इन वैल्यूज़ को आपको हटाना है। यानी हमें हटाना क्या क्या है, हमें देखिए dl हटाना है, हमें साइन थीटा हटाना है और r स्क्वायर हटाना है। ये 3 चीज़ें हमें हटानी है, dl, साइन थीटा और r स्क्वायर को हटाना है। कैसे करेंगे, तो जो वैल्यू आपने अभी dl और साइन थीटा, dl और थीटा और r, dl थीटा और r ये लगभग एक ही जगह पे है। हम करते क्या है, जो आपके पॉइंट C और D हैं इनको थोड़ा सा हम रेड से कर देते हैं। ये पॉइंट C था और ये पॉइंट D था। पॉइंट जो C और D है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, C से D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, C से D पर। इतने फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके हम अलग बना रहे हैं, बस समझिएगा, बस इतने फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा करके अलग बना रहे हैं। ये जो हमारा पूरा वायर था, ये हमारा पूरा वायर था AB, इसमें यहाँ कहीं हमने C लिया था, हम फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। C और D, ये C और D जिसकी लेंथ हमने DL मान रखी थी, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में है, इसलिए फिगर को अलग बना रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर से कहीं पॉइंट जा रहा था, यहाँ से कहीं पॉइंट ये P था, ठीक है। हमने किया क्या था, D से लाइन ड्रॉ की थी पॉइंट P पे,
ये डी से लाइन ड्रॉ की थी पॉइंट पी पे, देखिए डी से पॉइंट पी पे लाइन ड्रॉ की थी जो कि आर थी, और यहाँ पे एंगल थीटा था, इस जगह पे एंगल थीटा है। देखिए सी डी इतनी बड़ी लेंथ होती नहीं, यहाँ पे बहुत छोटी सी लेंथ होती है। आपको फिगर ज़्यादा क्लियर समझ में आए इसलिए हम इस फिगर को थोड़ा सा अलग करके बना रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, हमें हटाना क्या क्या है, डी एल हटाना है, साइन थीटा हटाना है, आर हटाना है। हमने यहाँ पर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कोई नाम दे दिया इसको, एम नाम दे दिया, एम। अब देखिए इस ट्राइंगल को, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में देखिए दो चीज़ें मिल गई, डीएल भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, डीएल भी मिल गया, थीटा का मतलब साइन थीटा, थीटा मिल जाएगा तो साइन तो अपने आप मिल जाएगा। अभी आर नहीं है, आर को हम बाद में बात करेंगे। तो हमें डीएल और थीटा इस ट्राइंगल मिला, किसमें, ट्राइंगल सी डी एम लेते हैं, ट्राइंगल सी डी एम। इन ट्राइंगल सी डी एम हमें पता है ना हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये डेरिवेशन, यही हो गया है डेरिवेशन मान के चलिए। बस अगर आप इन तीनों चीज़ों को हटा ले जाएं तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ट्राइंगल लेते हैं सी डी एम, इन ट्राइंगल सी डी एम। ट्राइंगल तो हमारे सामने बना हुआ है। इस ट्राइंगल को अगर हम लें तो ट्राइंगल में आप जानते हैं हमें हटाना क्या है, साइन थीटा को हटाना है। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है आप जानते हैं, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब सी एम आएगा। क्या आएगा, सी एम, सी एम। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 90 डिग्री जो होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, मतलब सी डी। सी डी का मतलब डी एल, सी डी का मतलब डी एल। डी एल इधर मल्टीप्लाई में आया तो सी एम हो गया डी एल साइन थीटा। तो हमें एक चीज़ तो मिल गई, क्या मिला, डी एल साइन थीटा की जगह अभी तक दो वैल्यू थी, डी एल और साइन थीटा। डी एल साइन थीटा की जगह एक वैल्यू आई और वो वैल्यू कितनी है, सी एम। डी एल साइन थीटा की जगह एक वैल्यू आई वो जो कि सी एम है। चलो उठा के वैल्यू इनपुट करते हैं। तो हमें मिला डी बी, यानी जितना हट रहा है पहले उतना तो हटाइए। हमें मिला डी बी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हम ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे लिखते हैं। आई हम ऐसे ही लिखते हैं डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा जगह हमने सी एम पुट कर दिया और अपॉन आर स्क्वायर, इतना हमें मिल चुका। देखिए अभी हमें सी एम भी नहीं सी एम भी हटाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आई, फाई और आर तीन चीज़ें हैं। हटाना में सी एम भी है, लेकिन कम से कम यहाँ पे एक दो तीन चीज़ हटानी थी। अब कम से कम दो चीज़ें हटानी है, एक तो कम हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से हम बात करते हैं किस पे, सी एम पे। अब सी एम को हटाना है। सी एम कहाँ है, सी एम ये है, सी एम को कौन हटाएगा। तो सी एम ये लाइन जो हमने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, यानी यहाँ से सी से, ये ट्रायंगल बहुत छोटा है, ये फिगर बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए हम इसको अलग दिखा रहे हैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि ये दिख रहा है आपको, इस लाइन को हटाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सी डी लेंथ है ना वो बहुत ही स्मॉल लेंथ है, मतलब पॉइंट लेंथ है, पॉइंट लेंथ। पॉइंट लेंथ का मतलब सी और डी जितनी गैपिंग दिख रही है ना, इतनी गैपिंग है ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल पास पास है। अब जब ये दोनों बिल्कुल पास पास है तो जितनी डिस्टेंस डी से लेके पी तक है उतनी ही डिस्टेंस सी से पी तक भी होगी, क्योंकि जब बिल्कुल पास पास पॉइंट है यानी ये भी आर होगी। इस चीज़ को आप समझिए, जब पॉइंट बहुत ही पास होंगे, बहुत ही पास, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये दिखाई जा रही है आपको, ये सिर्फ फिगर आपको समझ में आए इसलिए दिखाई जा रही है, बाकी ये सी और डी पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। ऐसी सिचुएशन में जितनी डिस्टेंस डी से पी तक होगी वही डिस्टेंस सी से पी तक होगी। अच्छा ये भी आर होगी। अब देखिए इस वायर के दो पॉइंट पी से मिल रहा है, मतलब इनके बीच एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा हमने कहा वो किसकी फैमिली का होगा, फाई की फैमिली का होगा, क्योंकि इस वायर को पी से मिलाने वाला जो भी एंगल होगा, वायर को पी से मिलाने वाला जो भी एंगल होगा वो फाई की ही फैमिली का होगा। तो अगर ये फाई की फैमिली का होगा तो लेकिन छोटा एंगल होगा, फाई तो हम बड़ा एंगल ले रहे थे, तो यहाँ पे हमने डी फाई ले लिया। क्या ले लिया, डी फाई। डी फाई क्यों डी फाई लिया, क्योंकि सी और ये एम से जा रही लाइन, ये सारी लाइनें यहाँ पे आके मिल रही हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए ऐसे लाइन जाती है, बहुत छोटा एंगल बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। तो ये एंगल डी फाई, डी फाई इसलिए डी उसके लगाते हैं जो स्मॉल हो, डी फाई एंगल बन गया। अब हमें हटाना किसको था, देखिए हमें हटाना था सी एम को। ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, सी एम पी, ट्राइंगल सी एम पी। चलो इन ट्राइंगल सी एम पी, अगर इसको यहाँ पे साइड में करें, इन ट्राइंगल सी एम पी, इधर साइड में कर रहे हैं, जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी। इन
ट्राइंगल CMP। देखिए CMP ले रहे हैं, CMP। देखिए जब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है और एंगल हमें चाहिए, ये डिस्टेंस सेम है, जो कि अब इस एक चीज़ समझिएगा, किसी अगर हम सर्किल की बात करें, हम बात करें किसी सर्किल की, तो सर्किल में क्या होता है, किसी सर्किल में ये सर्किल का सेंटर होता है, सेंटर से एक रेडियस ये आई, एक रेडियस ये आई, और यहाँ पे जो बन के तैयार होता है उसको आर्क बोलते हैं, और ये एंगल जो बनता है उसको थीटा, और ये रेडियस सेम होती हैं, तो एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल का फॉर्मूला होता है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी तो आर और आर दोनों सेम दिखाई दे रही हैं, तो हम इसमें भी तो ऐसा बोल सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इन ट्राइंगल CMP। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना? थीटा। एंगल यहाँ पे d फाई है, तो एंगल तो d फाई। आर्क कितना है? आर्क CM। रेडियस कितनी? r। रेडियस कितनी? r। हमें किसको चाहिए था? हमें CM से हटाना था, CM। तो CM की बात करें तो CM आ गया RD फाई। CM मिल गया RD फाई। चलिए CM की वैल्यू पुट करते हैं, RD फाई। तो यहाँ से अगर हम CM की वैल्यू इस जगह पुट करें तो हमें मिलेगा d फाई dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। CM की जगह पर RD फाई अपॉन R स्क्वायर। हमने CM की वैल्यू पुट की है, कितनी? RD फाई। देखिए हमने बताया ना, जो चीज़ें हमने अपनी तरफ से मानी धीमे धीमे उनको हटाना है, धीमे धीमे करके उनको हटाना है। तो हमने CM की वैल्यू कितनी पुट की? CM की वैल्यू RD फाई अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से एक R कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास इक्वेशन बचेगी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। एक R से एक R कैंसिल हो चुका, d फाई अपॉन R। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें जो बन के आई है, उसमें क्या क्या हमें हटाना क्या था, चाहिए कि इस इक्वेशन में था I फाई और R तीन चीज़ हमको दे रखी, बाकी सब कुछ हटाना था, dl हटाना था, साइन थीटा हटाना था, R स्क्वायर हटाना था। dl हट चुका है, इसमें कहीं भी dl नहीं है। साइन थीटा हट चुका है, इसमें कहीं भी साइन थीटा नहीं है, सिर्फ एक R बचा है, उसको सिर्फ हटाना है। बाकी क्वेश्चन में देखो तो म्यू नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, I हमको पता है, d फाई फाई की फैमिली का है, हम जानते हैं, हमने बताया ना फाई की फैमिली का कुछ भी ले सकते हो, उसी की फैमिली का है, नहीं हटाना उसको। अब सिर्फ और सिर्फ इस R को हटाना है। अब ये R कैसे हटाएंगे? तो इस R को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन में R है कहाँ पर? R तुम्हारा ये है, R ये है। थोड़ी देर के लिए सारे जो फिगर अभी तक आपने बनाए ये सारे, इन सबको रफ करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इन सारे फिगर्स को रफ कर दें और एक सिंगल फिगर लें, यानी सबको रफ कर दिए, हटाइए, सब हटा दिए। ये CD था, ये CD को उतना ही बड़ा दिखाते हैं, CD था। हमने कहा D से मिलाने वाले पॉइंट P तक जो लाइन गई थी, D से पॉइंट P तक जो लाइन मिला रही थी वो डिस्टेंस स्मॉल r थी। D से पॉइंट P को जो लाइन मिला रही थी वो डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r थी। उसी तरह से C से पॉइंट P को जो लाइन मिला रही होगी वो भी डिस्टेंस स्मॉल r होगी। अब C से जो पॉइंट P को मिला रही होगी वो भी डिस्टेंस स्मॉल r होगी, तो हम केवल D वाली कंडीशन दे रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि वायर के किसी भी पॉइंट को P से मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा वो फाई की ही फैमिली का होगा। अब यहाँ पे हम फाई ले रहे हैं, क्यों फाई ले रहे हैं? क्योंकि A वाली जो लाइन मिला रही थी वो फाई 1 थी, B वाली जो लाइन मिला रही थी वो फाई 2 थी, और हमने एक D फाई ले लिया, तो यहाँ पे फाई ले लेते हैं। आप चाहो तो फाई 3 ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम फिलहाल फाई, क्योंकि फाई का भी हमने यूज़ नहीं किया, हमने फाई ले लिया। अब हमें चाहिए क्या? देखो हमें R हटाना है और ये R लाना है, ये R हटाना है, ये R लाना है। नहीं कौन सा ट्राइंगल? अगर इसको कोई नेमिंग दे दें, हम कुछ भी नेम दे देते हैं, मान लेते हैं क्यों नाम दे देते हैं, O दे देते हैं, कुछ भी सेंटर है O दे देते हैं, ये O है, सेंटर है O। ट्राइंगल, ये सब C भी हटा दो, इसका कोई से लेना देना। ट्राइंगल ODP, ट्राइंगल ODP, इन ट्राइंगल ODP
अब देखिए ट्राइंगल ओडीपी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लाना है, हमें आर को हटाना है, मतलब हाइपोटेनस हटाना है, और बेस लाना है, आर लाना है, हाइपोटेनस हटाना है, बेस लाना है। तो हाइपोटेनस और बेस से रिलेटेड फॉर्मूला किसका होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर फाई, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस आर बाई आर, तो स्मॉल आर हो जाएगा आर अपॉन कॉस फाई। स्मॉल आर भी मिल चुका है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है क्योंकि सब कुछ हटाना है। हम इस फिगर को रफ कर रहे हैं, इस फिगर को रफ कर रहे हैं। इस फिगर को अच्छे से आप समझ चुके होंगे, बस हमने फिगर को, जो हमारा मेन फिगर था उसको थोड़ा सा साइड में बढ़ा करके हमने बनाया। हम इस फिगर को रफ कर रहे हैं। चलिए अब ये आर की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही इनपुट करेंगे हमारी इक्वेशन लगभग सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई, और स्मॉल आर की वैल्यू आर अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई ऊपर गया तो मिला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई डी बी की, लेकिन किसके लिए आई है, ये स्मॉल लेंथ के लिए आई है। अभी पूरे वायर के लिए वैल्यू कहाँ आई, अभी तो सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए वैल्यू आई है, यानी जो छोटी सी लेंथ हमने ले रखी थी सिर्फ उसको सॉल्व किया अभी हमने। पूरे वायर के लिए अगर हमें निकालना हो, अभी तो स्मॉल लेंथ के लिए आई है, पूरे वायर के लिए अगर निकालना हो तो हमने कहा ये पूरा वायर जो है वो इसी तरह से छोटी छोटी लेंथों से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी लेंथों से मिलकर बना हुआ है। यानी हमें पूरा वायर ए से लेकर बी तक पूरा वायर चाहिए, जिसकी रेंज कितनी डिफाइन की गई थी, ए की रेंज डिफाइन की गई थी पॉइंट पी तक φ1 से, और बी की रेंज डिफाइन की गई थी पॉइंट पी तक φ2 से। ये वाला एंगल φ2 था। अभी बीच की सारी लाइनों को हम रफ कर रहे हैं, इनका कोई सेंस नहीं फिलहाल। इसको हम अलग सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं, इन लाइनों को रफ कर रहे हैं, इसको हम अलग सॉल्व करके दिखा चुके हैं, इसलिए हम इनको रफ कर रहे हैं। ये डीएल भी हटा दे रहे हैं, ये सब सॉल्व है। यानी अब कुल मिला के आपने क्या किया था, इस वायर को छोटी छोटी लेंथों से मिलकर बना हुआ माना था। एक छोटी लेंथ का हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें पूरे वायर का चाहिए, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, φ1 से φ2 तक, जिसकी रेंज φ1 से φ2 तक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, यानी पूरे वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करा देंगे। तो यहाँ डी बी से बी बन जाएगा। बी क्यों बन गया, क्योंकि डी इसलिए लगा रहे थे क्योंकि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड था। स्मॉल के लिए हम डी का यूज करते हैं, स्मॉल के लिए डी का यूज करते हैं। जब हम पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें डी का कोई सेंस नहीं बचेगा, तो बी हो जाएगा। बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कराएंगे, किसका इंटीग्रेशन, इस वाली वैल्यू का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। देखिए इंटीग्रेशन कराते हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना, तो उसके लिए रेंज भी डिसाइड होती है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप कलेक्ट कर रहे हो। तो हम कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं, हमारी रेंज है φ1 से φ2 तक, φ1 से φ2 तक, φ1 से φ2 तक। लेकिन अगर हम φ1 को पॉजिटिव लेंगे तो φ2 को निगेटिव, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। तो अगर φ1 को पॉजिटिव लेंगे तो φ2 को निगेटिव लेंगे। इसका इंटीग्रेशन कराना है। इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर वही रह सकता है जिसके पास डी होगा। डी किसके पास है, फाई के पास। तो फाई वाले पोर्शन को तो अंदर रखिए, बाकी बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर भी बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। लिमिट वही रेंज जो डिसाइड की गई है φ1 से φ2, तो φ1 से φ2 माइनस का। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा सा फॉर्मूला है कि साइन कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है। तो यहाँ पर भी कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, और लिमिट वही जो आपकी यूज हो रही है φ1 से φ2 माइनस की। देखिए लिमिट जो होती है ना, ये फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ऐसे लिखा हो x टू पावर
ए टू बी, तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट। एक बार एक्स की जगह पर बी लिखेंगे, माइनस का साइन एक बार एक्स की जगह पर ए लिखेंगे। हम इस तरह से यूज करते हैं लिमिट का। यहाँ पे अगर हम ऐसा यूज करें तो आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एक बार 5 की जगह पे 5 माइनस 5 की जगह पर माइनस 5 दूसरा लिमिट माइनस है इसलिए माइनस 5 इसको जब सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 5 तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन 5। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये किसी फिनाइट लेंथ के वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किसी फिनाइट लेंथ की वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब देखिए इसको कई सारे स्टेप्स में यानी कई सारे तरीक़ों से और पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछेंगे तो इसको समझ लीजिए। अब ये पूरा रफ कर दे रहे हैं, उसको समझिए कि इसको और कैसे पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपसे ये कह दें कि आपका जो पॉइंट P है यह वायर इन्फिनाइट लेंथ का है, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि वायर इन्फिनाइट लेंथ का, तो आप सोचो थोड़ा ध्यान से। अगर वायर की लेंथ को हम बढ़ाएं, हमने से अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर वायर की लेंथ को बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दें इधर भी बढ़ा दें, वायर की लेंथ को बढ़ाते ही ये एंगल जो ऐसे जा रहा था ना, एंगल और बढ़ जाएगा। देखिए एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, ये वाला एंगल भी बढ़ जाएगा। वायर की लेंथ को और बढ़ा दें तो ये एंगल और सीधा होगा और सीधा होगा। अगर लेंथ इन्फिनाइट कर दें, इन्फिनाइट करने से ये एंगल जो अभी ऐसे जा रहा था सीधा होते 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 नियर अबाउट 90 हो जाएगा। इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर की लेंथ इन्फिनाइट हो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इन्फिनाइट, अगर कंडीशन ये हो कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इन्फिनाइट, यानी अगर वायर की लेंथ इन्फिनाइट हो तो इसका मतलब जो एंगल φ1 और φ2 है वो दोनों 90 हो जाएंगे। φ1 φ2 दोनों ही 90 हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ही 90 हो जाएंगे, साइन 90 साइन 90, तब b कितना आएगा? b आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। b इक्वल टू ये जो 1 + 1 2 होगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। कैसी सिचुएशन में? जब वायर की लेंथ इन्फिनाइट हो। अगर वायर की लेंथ इन्फिनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्लियर? तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से इन्फिनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से इन्फिनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट लेंथ के वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए इसमें एक इन्फिनाइट लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एम्पियर सर्किट लॉ से भी आता है, यानी दूसरा लॉ भी एक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम देके कह दे कि बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ही सॉल्व करना है तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट अगर P पास में हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये पॉइंट P पास हो, यानी पॉइंट P अगर खिसकते खिसकते पास आए तब भी एंगल बढ़ता जाएगा, तब भी यही सिचुएशन लगेगी इन्फिनाइट लेंथ के वायर वाली।